अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर एटॉमिक रेडियस स्टार्ट करने लगे हैं और ये आपके पास लेक्चर नंबर 4 है। टॉपिक का नाम है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ किसे बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपके पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफ़िक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रही होती हैं। या तो वो इंक्रीज़ कर रही होंगी प्रॉपर्टी किसी स्पेसिफ़िक पैटर्न से, या वो डिक्रीज़ कर रही होंगी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। जो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज़ एंड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे बोला जाता है? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ये आपके पास एक एटम की डायग्राम शो की हुई है। एटम के सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है। ये आपको सर्कल जो नज़र आ रहे हैं वो शेल्स हैं। शेल्स आपके पास एक स्पेसिफिक रास्ते होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये आखिरी जो शेल है इसे हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, या इसे वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो एटॉमिक रेडियस की डिफ़ाइन क्या हुई कि न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाता है एटॉमिक रेडियस। लेकिन फ़र्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नेचर वेव लाइक भी होती है, यानी वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक दोनों नेचर शो करता है। अगर एटम की जो नेचर है वो वेव लाइक है तो हमारे पास जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। अगर किसी भी चीज़ की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है तो हम एक्यूरेसी से उसका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में जब हम किसी एटम का डिस्टेंस ही सही से मेजर नहीं कर सकते हैं तो ये डेफिनेशन छोटी क्लासेस तक तो ठीक है, लेकिन हाई क्लासेस में ये डिफाइन जो है वो आपके पास एक्यूरेट कंसीडर नहीं होती है। तो इस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ता है, अगर किसी एटम का स्ट्रक्चर आपने मालूम करना है, एटम का रेडियस मालूम करना है, तो आपको दो सेम एटम लेने पड़ते हैं। जैसे आपके पास कार्बन कार्बन का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ठीक है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग शो की हुई है। एटॉमिक रेडियस को अब हम लोग बाउंडेड स्टेट या इंट्रैक्शन स्टेट में मेजर करेंगे, यानी दो सेम एटम्स लेंगे जो आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड है। कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब ये है कि दोनों की इक्वल पार्टिसिपेशन है बॉन्ड फॉर्मेशन में, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अगर सेम एटम है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड भी हैं तो एक एटम के न्यूक्लियस से लेके दूसरे एटम के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है आप उसका लेते हैं एवरेज। एवरेज लेने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो क्या निकलेगा? एटॉमिक रेडियस निकलेगा। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन का हमने एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस मेजर किया, 152 आया, 4 आया, उसको फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 77। अब ये जो 77 है ये आपके पास एक एटम का रेडियस आ रहा है। तो इसकी डिफ़ाइन क्या हुई? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस व्हेन टू सेम एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। कंडीशन आपने याद रखनी है, एटम भी सेम होने चाहिए और कोवलेंटली बॉन्डेड होने चाहिए। एटॉमिक रेडियस को मेजर कैसे करते हैं? इसके लिए जो टेक्निक है उसका नाम है एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के ज़रिए हम एटॉमिक रेडियस जो है इसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के जो यूनिट्स हैं वो पिकोमीटर हैं, 10⁻⁻12 नैनोमीटर में कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉन में भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल शो किया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और पीरियोडिक टेबल में आपके पास पीरियड्स होते हैं। जो टॉप से बॉटम अगर एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है तो उसे बोलते हैं ग्रुप्स। अगर लेफ़्ट टू राइट एलिमेंट को स्टडी किया जाए तो वो आपके पास कहलाते हैं पीरियड्स। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेंड का मतलब ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं उसको आपने ग्रुप्स में भी एक्सप्लेन करना है, उसे आपने पीरियड्स में भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे हम स्टडी करेंगे पीरियड्स के अंदर। ये आपके पास एक सेकंड पीरियड को शो किया हुआ है। सेकंड पीरियड में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है लिथियम से और ये एंड किस पे हो रहा है? नियॉन पे एंड हो रहा है। हमें जो इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर लिथियम का या नियॉन का, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए हमारे पास साइज़ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। या साइज़ कम होने का मतलब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस क्यों कम हो जाता है?
क्योंकि आपको पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ग्रेजुअली हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है। जब एटॉमिक नंबर किसे बोला जाता है? एटॉमिक नंबर बोलते हैं प्रोटॉन्स की तादाद को। और प्रोटॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो यानी जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज कहलाते हैं। अगर लिथियम का देखा जाए न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू +3, यानी जैसे जैसे जो उनका एटॉमिक नंबर है वही उसके अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है। बोरोन 5 है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू +5 है। जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। शेल नंबर सेम रहते हैं क्योंकि ये सारे पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट है। कल भी मैंने बताया था कि जो पीरियड नंबर होता है उतने ही उसके अंदर शेल्स की तादाद होती है। सब पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं तो सबका जो शेल नंबर है वो सेम होगा। अब जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, अगर लास्ट वाला केस देखें यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू +10 है। अगर यहाँ पे कार्बन का केस देखें न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू +6 है। +10 के पास, इसके न्यूक्लियस के पास ज़्यादा एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करे निस्बत किसके? कार्बन के। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी साइज़ उतना ही क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अट्रैक्शन से एटम का साइज़ कम होता है। तो लॉन्ग द पीरियड हमें ये चीज़ समझ आई कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना और शेल नंबर सेम होने की वजह से साइज़ क्या हो जाता है? रिड्यूस कर जाता है और एटॉमिक रेडियस लेफ़्ट टू राइट जाते हुए कम होता है। ग्रुप के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड को स्टडी करेंगे। ग्रुप के अंदर ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप शो किया हुआ है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम। यानी जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आ रहे हैं आपके पास शेल नंबर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। पहले शेल नंबर 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 एंड अब आपके पास क्या है? 4 है। टॉप से बॉटम शेल नंबर का इंक्रीज़ करना एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि हमारे पास शेल नंबर और शील्डिंग इफ़ेक्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। जितने ज़्यादा शेल नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतनी ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला केस देखें, शील्डिंग इफ़ेक्ट की डिफ़ाइन क्या है? इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की पावर का कम हो जाना आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसे बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। नेक्स्ट हम लोग लास्ट वाले केस की बात करें। लास्ट वाले केस में आपके पास इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है यहाँ पे 18। अगर हम सेकंड केस देखें इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आपके पास है 2। तो हमारे पास ये जहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन्स 18 है, ये क्या करते हैं? ये न्यूक्लियस के गिर्द एक दीवार सी क्रिएट कर देते हैं, एक शील्ड लगा देते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस की पावर है वो रुक जाती है आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। यानी इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की पावर का कम हो जाना आखिरी इलेक्ट्रॉन्स के लिए उसे बोलते हैं शील्डिंग इफ़ेक्ट। इन दोनों के केस में सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफ़ेक्ट इसका होगा क्योंकि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? ज़्यादा है। तो टॉप से बॉटम आते हुए इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है। इनर इलेक्ट्रॉन्स एक शील्ड क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस का साइज़ क्या कर जाता है? इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डी ब्लॉक्स के अंदर एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड होता है। डी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक रेडियस का कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है। डी ब्लॉक्स बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। ये एटॉमिक रेडियस कभी डिक्रीज़, कभी कांस्टेंट और कभी इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब ये आपके पास 3D सीरीज़ शो की हुई हैं। स्कैंडियम से स्टार्ट होके वो किस पे एंड हो रही हैं? जिंक पे एंड हो रही हैं। फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के केस में एटॉमिक रेडियस थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। अब डी ब्लॉक्स उनको बोला जाता है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल पे ख़त्म होती है। डी आपके पास टोटल इसके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dx² माइनस y²। ये इसी तरीके से ये 5 आपके पास ऑर्बिटल्स हैं। पहला केस देखें स्कैंडियम के केस में इसके आउटर मोस्ट शेल में डी में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है।
नेक्स्ट वाले केस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट वाले केस में आपके पास ये जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो 5 अवेलेबल थे, 5 में से 3 की फिलिंग हो रही है, एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ा रेगुलर ट्रेंड है कि क्या हुआ है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने से एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज़ कर गया है। उसके बाद अगला केस देखें, क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है, कोबाल्ट है। इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो D5 है, मैंगनीज़ की भी D5 है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे D4 नहीं आ रहा है। D4 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि क्रोमियम वगैरह जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए अपने आप को स्टेबलाइज़ करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को S से प्रमोट करवा के किस में शिफ्ट करते हैं, D5 में, यानी शिफ्ट कर देते हैं। क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा या पता भी होगा आपको कि D5 और D10 यानी पार्शली फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड और D ऑर्बिटल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे D4 की बजाय 4 से इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करके, यानी 4 ये S से इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट किया जाता है D ऑर्बिटल के अंदर, ताकि इसमें 5 आ जाएं, ये पार्शली फील्ड हो जाए, थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बन जाए। तो हमारे पास यहाँ पे अगर क्रोमियम का केस देखें या अगर आप मैंगनीज़ वगैरह का केस देखें, D5 का मतलब है सिंगल स्पिन के साथ ये सारे फिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंगनीज़ आएगा उसमें भी सिंगल स्पिन के साथ फिल हो जाएंगे। आयरन के केस में ये सिंगल स्पिन के साथ फिल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होना शुरू हो गए हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने का मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन आ गई है। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन है तो रिपल्शन की वजह से साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं है, लेकिन रिपल्शन है ज़रूर यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। तो ना तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का फैक्टर डोमिनेंट है, ना ही रिपल्शन का फैक्टर डोमिनेंट है। इसलिए यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है क्रोमियम से लेके कोबाल्ट तक वो आपके पास है कांस्टेंट है। नेक्स्ट अगला केस देखें, निकल से जिंक तक हमारे पास यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन में देखें D8 आ रहा है, D10 आ रहा है। मतलब अब यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हो गए हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे डोमिनेंट है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेंट होगी वहाँ पे एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या होता है, कम हो जाता है। तो यही रीज़न है कि D ब्लॉक्स वाले जो हैं वो रेगुलर ट्रेंड नहीं शो करते हैं। आज के टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथेनाइड सीरीज़ या जिसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, कि लेंथेनाइड सीरीज़ में एटॉमिक रेडियस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाता है। अब एटॉमिक रेडियस क्यों कम होता है, उसकी रीज़न क्या है। लेंथेनाइड आप सीरीज़ आपके पास स्टार्ट हो रही है 58 से 71 तक। लेंथेनाइड्स के अंदर इसकी जो कन्फिग्रेशन है, आपने पढ़ा था लेंथेनाइड को F ब्लॉक्स में रखा गया है, यानी जो इसकी वैलेंशियल कन्फिग्रेशन आएगी वो आपके पास F पे ख़त्म हो रही होगी। F में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही होगी और F सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग हो रही होती है तो वहाँ पे साइज़ जो है वो एटम का रिड्यूस हो जाता है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न जो है आपके पास शील्डिंग इफ़ेक्ट है। अब ऐसा क्यों होता है, शील्डिंग इफ़ेक्ट की डिफ़ाइन आपको बता दी थी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की पावर का कम हो जाना वो शील्डिंग इफ़ेक्ट है। हमारे पास आपके पास जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं वो S, P, D एंड F ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए जितना आपके पास शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा उतना ही उस चीज़ का साइज़ भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल्स देखें, S ऑर्बिटल, इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर नहीं है, इसका शील्डिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और F को देखें, F का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस की पावर को ज़्यादा रोक नहीं सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इनकी शेप्स की वजह से होता है। S ऑर्बिटल जो है इसकी शेप आपके पास स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, ये जो स्फेरिकल शेप है ये न्यूक्लियस के गिर्द एक स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट करती है। और जो F ऑर्बिटल्स होते हैं,
एफ ऑर्बिटल्स का चूँकि जो इनकी शेप होती है वो डिस्पर्स शेप होती है, यानी डिस्पर्स शेप का मतलब ये है कि ये स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट नहीं करते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग शील्ड क्रिएट नहीं करेंगे न्यूक्लियस के गिर्द, तो न्यूक्लियस की पावर जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम नहीं होती है। अगर न्यूक्लियस की पावर आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम नहीं हो रही है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचेगा। जब स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूस होगा। तो इसलिए इसे बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये साइज़ का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये मोस्टली हमें नज़र आता है लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर, और इसी वजह से हम इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन को जिसमें साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाए फ़ौरन से, उसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि लेंथेनाइड सीरीज़ में एफ ऑर्बिटल्स की फिलिंग हो रही होती है। एफ ऑर्बिटल्स आपके पास पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं। पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि न्यूक्लियस की पावर को नहीं रोक सकते हैं, और एफ़ वाले जब न्यूक्लियस की पावर को नहीं रोकते हैं तो अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियर चार्ज की आखिरी इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास एटॉमिक रेडियस जो है वो कम कर जाता है। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा और इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आपको ट्रेंड आने चाहिए एटॉमिक रेडियस के, पीरियड्स में क्या ट्रेंड है, ग्रुप में क्या ट्रेंड है, और इसके अलावा लेंथेनाइड सीरीज़ क्या होती हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो चीज़ थी वो एक आपके पास ट्रेंड है, और दूसरा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की डिफ़ाइन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई है शॉर्ट क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चन में ये टॉपिक नहीं आएगा, शॉर्ट में सिर्फ आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का पता होना चाहिए। ट्रेंड आपको इसलिए लर्न करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपने पढ़ने हैं आयोनाइजेशन एनर्जीज़, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ट्रेंड आप लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें बार बार ज़िक्र आएगा एटॉमिक रेडियस का कि डिक्रीज़ या इंक्रीज़, तो इसलिए आपको ये आना चाहिए। एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई इशू है तो आप काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं।